चलिए एक कल्पना करते हैं, एक ऐसी जगह की जिसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है, गहरा अंतहीन समुद्र। और उसके ठीक बीच में एक टापू पर खड़ी है एक खामोश डरावनी इमारत। एक ऐसी इमारत जिसकी हर ईंट, हर दीवार दर्द और बलिदान की गवाही देती है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर इस जगह का नाम काला पानी क्यों था? क्यों इसके साथ इतना डर जुड़ा था कि लोग इसे द प्लेस ऑफ नो रिटर्न कहते थे? यहां से लौटना नामुमकिन क्यों माना जाता था? तो चलिए सीधे चलते हैं पोर्ट ब्लेयर, उस सेलुलर जेल की दुनिया में। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जिसे डिजाइन ही किया गया था भारत के सबसे जांबाज क्रांतिकारियों के हौसले को, उनकी आत्मा को तोड़ने के लिए। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी जड़ें जाती हैं 1857 के संग्राम तक। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। वो सचमुच डर गए थे। उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जो एकदम दूर हो, जहां से कोई भागने की सोच भी न सके। और बस इसी डर और खोज ने उन्हें अंडमान द्वीप समूह पर ये जेल बनाने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इसके डिजाइन पर, और ये कोई आम डिजाइन नहीं था। ये थी क्रूरता की वास्तुकला। मतलब इसे सिर्फ लोगों को बंद करने के लिए नहीं बनाया गया था, इससे बनाया गया था दिमागी तौर पर तोड़ने के लिए, मनोवैज्ञानिक यातना देने के लिए। इसे बनाया गया था पैनोप्टिकॉन मॉडल पर। अब ये क्या है? सोचकर देखिए, एक साइकिल का पहिया, बिल्कुल बीच में एक टावर और उससे निकलती 7 विंग्स, या कह लें कि 7 तीलियां। इसका मतलब ये था कि एक अकेला गार्ड उस टावर से हर कैदी पर नजर रख सकता था, पर कैदी को कभी पता नहीं चलता था कि उसे देखा जा रहा है या नहीं। एक लगातार बना रहने वाला डर। और ये डिजाइन कितना क्रूर था वो इन डिटेल से पता चलता है। कोई बैरक नहीं, 693 अलग अलग छोटी छोटी कोठरियां, इतनी छोटी कि बस, और एक ऊंचा सा रोशनदान जिससे बाहर कुछ भी नहीं दिखता था। सबसे भयानक बात यह थी कि दरवाजे ऐसे खुलते थे कि कोई भी कैदी कभी दूसरे कैदी का चेहरा तक नहीं देख सकता था। सोचिए, एक ही जेल में हैं, पर आप बिल्कुल अकेले हैं। मकसद जाहिर है, इंसान को अकेला करके तोड़ देना, पागल कर देना। और इस पूरी क्रूरता को जमीन पर उतारने के लिए एक चेहरा था, जेलर डेविड बैरी का। वो कहता था, यहां मेरा कानून चलता है, भगवान का नहीं। बस इसी एक लाइन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या माहौल रहा होगा। लेकिन काला पानी की सजा सिर्फ जेल की दीवारों तक सीमित नहीं थी। इसका एक और मतलब था, एक गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब। ये असल में एक सामाजिक मौत थी। देखिए, अंग्रेज कितने चालाक थे। उन्होंने उस वक्त की एक गहरी सामाजिक मान्यता का इस्तेमाल किया। उस जमाने में काला पानी लांघना यानी समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ माना जाता था, और ऐसा करने वाले को समाज से निकाल दिया जाता था। तो ये सजा सिर्फ शरीर को नहीं थी, ये तो सीधे आपकी पहचान, आपके परिवार, आपके समाज से आपको काटने की सजा थी। एक ऐसी चोट जो शायद कोड़ों से भी ज्यादा गहरी थी। तो चलिए अब उस नरक के अंदर एक दिन बिताकर देखते हैं, महसूस करते हैं कि एक कैदी के लिए वो 24 घंटे कैसे गुजरते थे। कहानी शुरू होती थी जहाज से उतरते ही। पैरों में लोहे की बेड़ियां, शरीर से कपड़े उतारकर जूट की बोरी जैसे खुरदरे कपड़े पहना दिए जाते, जो हर कदम पर चमड़ी को छीलते थे। और फिर आपकी पहचान छीन ली जाती थी। गले में एक लकड़ी की तख्ती, जिस पर आपका नाम नहीं, सिर्फ एक नंबर होता था। आप इंसान नहीं, बस एक नंबर बनकर रह जाते थे। और इन सब में जो सबसे भयानक सजा थी, वो थी कोल्हू की। हाँ, वही कोल्हू जिसे चलाने के लिए बैल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस जेल में बैलों की जगह भारत के सबसे पढ़े लिखे क्रांतिकारियों, विद्वानों को जोता जाता था। और टारगेट क्या था? रोजाना 30 पाउंड यानी करीब 13-14 किलो नारियल का तेल निकालना। जरा सोचिए, ये काम एक तगड़ा बैल भी आसानी से नहीं कर सकता। और ये टारगेट दिया जाता था उन भूखे, कमजोर, अधमरे कैदियों को। तो होता क्या था? उन्हें कोल्हू में जोत दिया जाता। घंटों उस घुटन भरी गर्मी में चक्कर लगाते रहते। अगर कोई थककर गिर गया या बेहोश हो गया तो उस पर कोड़े पड़ते थे। और अगर शाम तक टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रात भर और सजा। ये एक ऐसी मशीन थी जो सिर्फ तेल नहीं, इंसान की आत्मा को निचोड़ देती थी। और ये तो बस कोल्हू की बात हुई। इसके अलावा भी बहुत कुछ था। नारियल की जटाओं को कूटते कूटते हाथों से खून बहने लगता। खाना, कीड़े पड़ी कच्ची रोटियां और जंगली घास। पानी, पूरे दिन के लिए बस 2 लोटे। और सफाई का तो पूछिए ही मत। ये वाकई में जमीन पर नर्क था। इतनी यातनाओं के बाद कोई भी टूट जाए, है ना? लेकिन इसी अंधेरे में उम्मीद की कुछ किरणें भी थी, प्रतिरोध की, हिम्मत की और अटूट जज्बे की। चलिए अब उस कहानी को जानते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है वीर सावरकर। उन्हें कागज कलम नहीं दिया गया तो क्या हुआ?
उन्होंने जेल की दीवारों को ही अपना कागज बना लिया। कांटों और पत्थरों की नोक से दीवारों पर कविताएं लिखते, उन्हें याद करते और फिर मिटा देते ताकि पकड़े न जाएं। कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह करीब 6000 कविताएं रची और याद की। सोचिए क्या गजब का जज्बा रहा होगा। ये प्रतिरोध सिर्फ अकेला नहीं था। 1933 में कैदियों ने मिलकर भूख हड़ताल की। उनकी मांग थी कि उन्हें आम अपराधियों की तरह नहीं बल्कि राजनीतिक कैदी माना जाए, और इसी हड़ताल में एक वीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये कहानी है महावीर सिंह की। हड़ताल तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन दूध उनकी सांस की नली में चला गया और उनकी मौत हो गई। अंग्रेज इतने डर गए कि कहीं विद्रोह न भड़क जाए कि उन्होंने रात के अंधेरे में महावीर सिंह के शरीर के साथ पत्थर बांधा और उसे समुद्र में फेंक दिया। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर कि कैसे ये जेल यातना के केंद्र से बलिदान का मंदिर बन गई। तो देखिए, 1942 में जापान ने अंडमान पे कब्जा कर लिया और फिर 1943 में एक ऐतिहासिक दिन आया जब सुभाष चंद्र बोस ने वहां तिरंगा फहराया और द्वीपों को नाम दिया शहीद और स्वराज। भले ही बाद में अंग्रेज वापस आए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सांकेतिक पल था। और आखिरकार 1969 में इस जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। तो देखिए ये बदलाव कितना बड़ा है। जो जगह कभी इंसानियत को कुचलने के लिए बनाई गई थी, आज वो उसी इंसानियत के जज्बे को सलाम करती है। जहां कभी 7 विंग्स में कैदियों को तन्हा रखा जाता था, आज उसकी बची हुई 3 विंग्स हमें वो सब याद दिलाती हैं। दर्द और मौत की जगह आज एक शहीद स्तंभ है जिस पर उन नायकों के नाम हैं। और एक दिलचस्प बात, आज़ादी के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब इस जेल को गिराने की बात चली। लेकिन जानते हैं इसका विरोध किसने किया? उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों ने जो यहां से जिंदा बचकर निकले थे। उन्होंने कहा, ये शर्म का निशान नहीं है, ये हमारे संघर्ष का तीर्थ है, इसे खड़ा रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। तो आज हम आज़ाद हैं क्योंकि वो उस वक्त आज़ाद नहीं थे, ये बात तो साफ है। पर सवाल ये है कि आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं, क्या उसमें हमें उनके बलिदान का वजन महसूस होता है? ये जेल हमें बस यही याद दिलाती है कि ये आज़ादी, ये हमें विरासत में तो मिली है, पर खैरात में नहीं, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है।